ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर सेकंड चल रहा है, गणितीय भौतिकी, इसकी यूनिट 4 और यूनिट 4 का ये लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, इस लेक्चर में अपन जो पिछला लेक्चर था उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो अधूरा रह गया था, तो उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे टॉपिक नंबर 2 का पहला पार्ट। टॉपिक नंबर 2 का पहला पार्ट था बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। तो वहां पर ने देखा था हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण लिख ली थी, फिर उसको बेलनी निर्देशांकों में बनाया। तो वहां पर साइन 3 चरों का फलन था रो फाई जेड का, तो साइन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया, फिर चरों के पृथक्करण विधि लगाई और उससे अपन 3 समीकरण निकाल रहे हैं। एक तो जेड चर के अवकल समीकरण निकाल रहे हैं, एक फाई चर के अवकल समीकरण निकाल रहे हैं और एक रो चर के अवकल समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर यहां तक कर लिया था रो डैश स्क्वायर डेल स्क्वायर आर रो डैश, ठीक है, अपॉन डेल रो डैश स्क्वायर रो डैश डेल आर रो डैश अपॉन डेल रो डैश प्लस एन स्क्वायर माइनस रो डैश स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रो डैश स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर रो डैश इज इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर 12 यहां तक अपन ने पिछले लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, इससे पहले की जो समीकरण थी वो ये थी, इससे पहले, इसके बाद में इससे पहले की समीकरण क्या थी, रो स्क्वायर डेल स्क्वायर आर रो अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस रो डेल आर रो अपॉन डेल रो प्लस रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ जाएगा अपने पास आर रो इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ये था मतलब समीकरण, इससे पहले आपको ये समीकरण था। तो इसमें अपन ने इस वाली टर्म जो है इसको क्या मान लिया था, क्या मान लिया था इसको अपन ने, ये रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अपन ने क्या मान लिया था, रो डैश। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं रो डैश, इसकी जगह तो रो डैश आ जाएगा। तो फिर रो की जगह क्या आएगा, रो की जगह क्या होगा, यहाँ पे रो की जगह होगा रो डैश अपॉन रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इस रो की जगह और इस रो की जगह आप क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू रख दोगे, और ये जो डेल रो है नीचे इसकी जगह आप क्या लिखोगे, डेल रो या नीचे आ जाएगा डेल रो डैश रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे स्क्वायर है इसका एक जगह, इन दोनों में स्क्वायर है, इन दोनों में यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर रो स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो डैश स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर क्या करेंगे, डेल रो स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल रो डैश स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो इस रो स्क्वायर की जगह ये वाले मान रख दोगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह आप क्या मान रख दोगे, इसकी जगह आप ये वाला मान रख दोगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसमें रो की जगह आप ये वाला मान रख दोगे और डेल रो की जगह ये वाला मान रख दोगे। यहाँ पर इसकी जगह आप क्या रख दोगे, ये, और ये समीकरण किसमें जाएगी, रो डैश में। अब देखो रो रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रो डैश आ जाएगा, मतलब ये समीकरण आ जाएगा आपके 12 नंबर। ठीक है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया था, यहाँ तक तो अपन को लिखना है नहीं कुछ भी। ठीक है, ये वाली चीज तो अपन को लिखनी नहीं है, अपन ने लिख ली थी पहले, समीकरण नंबर 12 तक। अब आप देखो अपनी कॉपी के अंदर समीकरण नंबर 10, समीकरण नंबर 11 और समीकरण नंबर 12 को। तो समीकरण नंबर 10 आपका ये है, समीकरण नंबर 10 से जेड चर के ऊपर समीकरण मिल रही है आपको, समीकरण नंबर 11 से फाई चर के ऊपर समीकरण मिल रही है, समीकरण 12 से रो चर के ऊपर समीकरण मिल रही है। ठीक है, और इन समीकरणों के हल क्या होंगे, ये होंगे। देखो ये तो अपन ने ऐसी समीकरण पहले पढ़ा कि ये नई समीकरण है, ये कहलाती है एन कोटि की बेसल अवकल समीकरण। तो आपने जो समीकरण 12 लिख रहा था उसके नीचे पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 12 जो आपने लिख लिया है उसके नीचे आप क्या लिखोगे कि यह एन कोटि की बेसल अवकल समीकरण है, यह एन कोटि की बेसल अवकल समीकरण है। सबसे पहले लाइन आज के लेक्चर से आप ये लिखोगे, जो आपने पिछले समीकरण नंबर 12 लिखा था पिछले लेक्चर में, उसके जस्ट नीचे आप ये लिखोगे कि यह एन कोटि की बेसल अवकल समीकरण है।
ठीक है। बेसल अवकल समीकरण जो है वो अपनी पिछली यूनिट में है, यूनिट नंबर 3 के अंदर है बेसल अवकल समीकरण। ठीक है, वहां पर द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दे रखी है, तो वहां पे बेसल अवकल समीकरण है और उसका हल भी जो है वहीं पे जो है याद कर रखा है अपन वो, तो वो डायरेक्ट काम में लेना है। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे, ये भी मत सोचना कि पहले से तीसरी यूनिट ही पढ़ाते हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बेसल अवकल समीकरण वहां पढ़ेंगे भी नहीं, वहां भी नहीं पढ़ेंगे अपन बेसल अवकल समीकरण। क्यों नहीं पढ़ेंगे, है किताब में, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और समीकरण पढ़ते हैं जैसे लेजेंड्रे, हर्माइट, लागेर, ये अपन पढ़ते हैं, लेकिन जो है बेसल अवकल समीकरण अपन नहीं पढ़ते हैं। वहां तो भी अपन को याद ही रखनी पड़ेगी डायरेक्ट, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास ये बेसल अवकल समीकरण है, उसमें सबसे पहली लाइन तो आप ये लिख दोगे कि यह एन कोटि की बेसल अवकल समीकरण है, और उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे कि समीकरण 10 से z चर के अवकल समीकरण, समीकरण 11 से फाई चर के अवकल समीकरण, और समीकरण 12 से रो चर की अवकल समीकरण आ गई। और इनके हल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। देखो ये दोनों तो आप जानते हो, और बेसल समीकरण का हल जो होता है वो दो पदों के रूप में होता है, एक तो बेसल फलन और एक होता है न्यूमैन फलन। तो यहाँ पर आप लिख दोगे समीकरण 12 के बाद में एक लाइन लिखोगे यह एन कोटि की बेसल अवकल समीकरण है, उसके बाद में ये ऐसे कैसे लिख लोगे, और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, यहाँ समीकरण 15 में, समीकरण 15 में ये जो रो डैश है उसका मतलब क्या है, पहले तो ये लिख लो, रो डैश इक्वल टू रो स्क्वायर माइनस रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, समीकरण 15 में ये आ गया, एवं जे एन रो डैश, जे एन रो डैश इक्वल टू जे एन रो डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एन कोटि का बेसल फलन कहलाता है, एन कोटि का बेसल फलन कहलाता है। एन कोटि का बेसल फलन कहलाता है। ठीक है, और एन एन रो डैश इक्वल टू एन एन रो डैश की जगह क्या आ जाएगा, रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये क्या है, एन कोटि का न्यूमैन फलन कहलाता है, एन कोटि का न्यूमैन फलन कहलाता है, न्यूमैन फलन कहलाता है। ये एन कोटि का, वो तो एन कोटि का बेसल फलन है, और ये एन कोटि का न्यूमैन फलन है। ठीक है, तो बेसल फलन और न्यूमैन फलन। ठीक है, अब एक जो है, अब यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब इसमें इन दोनों पर कुछ बाउंड्री कंडीशन लगकर इनका कुछ करेक्शन कर देंगे। ठीक है, और इनकी कुछ एक अलग वैल्यू निकालेंगे अपन। ठीक है, तो वो क्या आएगी वो भी अपन देखेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। ये लिख लिया होगा आपने।
देखिए आगे यहाँ पे ये जो न्यूमान फलन है, ये जो न्यूमान फलन है इसमें क्या है, इसमें ln का फैक्टर रहता है। न्यूमान फलन के अंदर ln का फैक्टर रहता है। ln इक्वल टू क्या होता है अपने पास एक कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट jnx और lnx प्लस समेशन Vrx n की पावर n माइनस r, Vrx की पावर n माइनस r, या फिर r माइनस n भी लिख देते हैं, r माइनस n। ये होता है आपके पास न्यूमान फलन, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर क्या है, ln का फैक्टर है। किसका फैक्टर है, ln फैक्टर है। ln फैक्टर होने की वजह से आप देखिए कि ln x, जब मान लीजिए कि यहाँ पर अब रूट x का मतलब क्या है, यहाँ पे रो है, जब आपके पास रो का मान 0 रहेगा तो ln x का मान क्या हो जाएगा, ln रो हो जाएगा। ln रो का मतलब कितना हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। तो ये अनंत हो जाएगा आपका, तो ये पद अनंत और इसमें अनंत जुड़कर क्या हो जाएगा, अनंत, और ln का मान कितना आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ln का मान जब अनंत हो जाएगा तो आपके पास r में जो है, r में दो पद है, jn रोडस और nn रोडस। तो जब nn अनंत में jn को जोड़ेंगे तो अनंत ही आएगा, यानी कि पूरा r अनंत हो जाएगा, और r अनंत हो जाएगा तो साई अनंत हो जाएगा। सही है, क्योंकि साई इक्वल टू क्या होता है, अगर ये अनंत है तो आपके पास nn अनंत को अग्रसर होगा, और nn होगा तो r अनंत को अग्रसर हो जाएगा, और r जब अनंत को अग्रसर होगा तो साइन इक्वल टू क्या है आपके पास, साइन इक्वल टू क्या है, r फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अनंत लिखेंगे तो साइन भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसलिए इसको परिमित रखने के लिए, साइन को परिमित रखने के लिए आपको ये कंडीशन लगानी, ये लिखना नहीं था, भी आपने जो लिखी है, आपको क्या लिखोगे, कहां से लिखोगे कि चूंकि नंबर 1 करके लिख लेना, क्योंकि रो इक्वल टू 0 पर, रो इक्वल टू 0 पर, रो इक्वल टू 0 पर रो डैश इक्वल टू रो डैश इक्वल टू रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो nn रो डैश इक्वल टू nn रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। नहीं, ये 0 नहीं, इसका मतलब कितना जाएगा, टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये इंफिनिटी हो जाएगा, अतः ये इंफिनिटी, अतः आपके पास क्या जाएगा, अतः आपके पास Rn, ये जो R था, R टेंस टू इंफिनिटी होगा, R टेंस टू इंफिनिटी होगा। अतः R या साई को परिमित रखने के लिए आवश्यक है कि R या साई को परिमित रखने के लिए, R या साई को परिमित रखने के लिए आवश्यक है कि nn के गुणांक का मान, nn के गुणांक का मान, nn के गुणांक का मान शून्य होना, nn के गुणांक का मान शून्य होना चाहिए। nn के गुणांक का मान शून्य, और nn का गुणांक क्या है, f है, अर्थात f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0, ठीक है। अतः r क्या हो जाएगा, अतः r क्या हो जाएगा आपका, r का हो जाएगा e आपके पास e jn रो डैश का मतलब अपन क्या कह सकते हैं, रो डैश का मतलब आप ये भी कह सकते हैं, नीचे वाले में लिख लो e jn रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी कि r का ये वाला जो मान है वो उससे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये वाला मान अपन काम में लेंगे। तो पहले कितने समीकरण आ गए अपने पास, 15, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 16।
ये समीकरण नंबर 16 हो जाएगा। आर की ये वाली वैल्यू काम में लूंगे, ये वाली वैल्यू काम में लूंगे आर की, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा पहले, ये तो अपने पहले लिख लिया होगा ना। अब इसके बाद में देखिए आप, एक बाउंड्री कंडीशन लग गई अपनी, अब एक और बाउंड्री कंडीशन है, उसको लगा के आप थोड़ा सा परिवर्तन किसमें करोगे, फाई में भी करोगे। फाई में क्या परिवर्तन करोगे, दिगंती सममिति के लिए, दिगंती सममिति के लिए, दिगंती सममिति के लिए, ठीक है, सी या डी में से, सी या डी में से किसी एक को शून्य कर सकते हैं, किसी एक को शून्य कर सकते हैं। अतः माना दिगंती सममिति के लिए सी या डी में से एक को शून्य कर सकते हैं, अतः माना सी इज इक्वल टू 0। सी को 0 मान लेंगे तो आपके पास अतः 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, 5 इक्वल टू क्या था आपके पास, सी साइन एन फाइव प्लस डी कॉस एन फाइव, तो ये हो जाएगा डी कॉस एन फाइव, ये बन जाएगा 5। यानी उस 5 को आपको काम में नहीं लेना, इस 5 को आपको काम में लेना है। अब बात ये कि दिगंती सममिति क्या है। दिगंती सममिति का मतलब समझने के लिए अपन जो है बेलनी निर्देश तंत्र को जो है समझेंगे थोड़ा सा। बेलनी निर्देश तंत्र, बेल निर्देश तंत्र वैसे जिन बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है वो तो जानते होंगे। फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर में बेल निर्देश तंत्र के बारे में मैंने बताया था, लेकिन जिनने नहीं पढ़ रखा है उनको कोई बात नहीं, अभी मैं जो है एक बार बेलनी निर्देश तंत्र और दिगंती सममिति के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार पहले आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि वो अलग से पोर्शन रहेगा, मतलब इस टॉपिक का उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपको अलग से कर दूंगा। तो आप समीकरण नंबर 16 और समीकरण नंबर 17 तक उतार लोगे, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको वो चीज समझाऊंगा कि इस टॉपिक से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। फिर दिगंती सममिति क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, लेकिन एक बार आप जो है पूरा उतार लीजिए, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद समझाऊंगा। ये लिख लिया होगा आपने। इसके बाद आप लिखोगे, अब आपके पास तीनों समीकरणें आ गई हैं प्रॉपर, जो चाहिए थी आपको, वो तीनों समीकरण आपके पास आ गई हैं। तो आप सबसे पहले लोगे समीकरण 16, समीकरण 17 व 13, समीकरण 16, 17, 13 से 16 से आप आर का मान जानते हो। सबसे पहले आर चाहिए आपको, आर इक्वल टू क्या है, ई जे एन रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है फाइव, फाइव इक्वल टू क्या है, डी कॉस एन फाइव। फिर आपके पास आ जाता है जेड, जेड आपके पास क्या है, ए साइन बीटा जेड प्लस बी कॉस बीटा जेड, ठीक है।
तो ये आपके पास समीकरण आ गया। इनका ना दूसरा नाम देना चाहो तो ठीक दे देना, नहीं तो रहने देना, इनको छोड़ो। नाम समीकरण नंबर देने से कोई मतलब नहीं है, पहले अपन ने कैलकुलेट दे ली। ये आपके पास r फाई जेड आ गए प्रॉपर जो चाहिए थे अपन को, ठीक है। तो ये समीकरण आ गया अपने पास r फाई जेड के। अब आपने जो साइन था, साइन क्या था, ये भी कोई समीकरण मान रखा था, क्योंकि साइन इक्वल टू क्या है आपके पास, साइन इक्वल टू है अपने पास, साइन का हो चाहे ब्रैकेट में साइन रो फाई जेड को, साइन रो फाई जेड इज इक्वल टू आर जो कि केवल रो का फलन होता है, फाई जो कि केवल फाई का फलन होता है, और जेड जो कि केवल जेड का फलन होता है, ठीक है। आर फाई जेड होता है। तो यहाँ तीनों वैल्यूज अपन जो है इसमें रख देंगे। रो फाई जेड इक्वल टू तीनों वैल्यू रखेंगे अपन। तो आर की वैल्यू रखेंगे ई जे एन रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, आर की वैल्यू हो गई, फिर फाई की वैल्यू रखेंगे अपन, ठीक है। आर की वैल्यू हो गई फाई की, फाई की क्या है बी कोसाइन फाई, फिर किसकी रखेंगे जेड की, ए साइन बीटा जेड प्लस बी कॉस बीटा जेड, ठीक है। ये आ गया आपके पास ए साइन बीटा जेड प्लस बी, ये आ जाएगा। इसको आप कह दोगे समीकरण नंबर 17 पहले आ गया, समीकरण नंबर 18। अब एक काम और हो सकता है इसमें थोड़ा सा, क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए आप ई और डी जो कांस्टेंट है, ये अंदर इसके साथ गुणा कर दीजिए ई और डी को, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे एन रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इनटू ई डी कॉस एंड फाई, ई डी को उसके साथ ले लेंगे कॉस एंड फाई, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ई डी ए साइन बीटा जेड प्लस ई डी बी, ये बी है बीटा नहीं है, ई डी बी कॉस बीटा जेड, ठीक है, ई डी बी कॉस बीटा जेड, ठीक है। और अब आपके पास आ जाएगा साइन रो फाई जेड इज इक्वल टू जे रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, cos एंड फाई, इसको अपन ने मान लिया a1, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट को गुणा करेंगे कांस्टेंट से आएगा, जिसको अपन ने a1 नाम दे दिया, a1 sin बीटा जेड प्लस b1 cos बीटा जेड, ठीक है। ये आपके समीकरण नंबर 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो समीकरण था अपन को यही समीकरण निकालना था, साइन की वैल्यू जो है यही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि यहाँ a1 आपने किसको माना, a1 है आपके पास ई डी ए नियतांक है, ई डी ए ई इंटू डी इंटू ए नियतांक, ठीक है। और b1 क्या है, b1 इक्वल टू आपके पास क्या है ई इंटू डी इंटू बी, ये भी एक नियतांक, ठीक है। दो ये नियतांक नई कांस्टेंट आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस समीकरण में दो कांस्टेंट है आपके पास a1 और b1। अब पर्टिकुलर समस्या या क्वेश्चन के हिसाब से नियतांकों का मान निकाल के रख देंगे, उस क्वेश्चन के लिए आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको निकालना था। तो ये आपका टॉपिक था बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। तो समीकरण 19 जो है बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के हल को व्यक्त करती है। ये चीज और लिख लो आप, समीकरण 19 बेलनी निर्देशांकों में, बेलनी निर्देशांक कौन कौन से होते हैं, रो फाई जेड, बेलनी निर्देशांकों रो फाई जेड में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण जो कि क्या होता है डेल स्क्वायर साइन प्लस के स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0,
के हल को व्यक्त करती है, के हल को व्यक्त करती है। आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, उतार लीजिए। टॉपिक नंबर 2 का पहला पार्ट, बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, कंप्लीट हो गया है। बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कंप्लीट हो गया है। उतार लिया होगा आपने। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा वो जो दिगंत सममिति थी और बेलनी निर्देश तंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बेलनी निर्देश तंत्र का मतलब बेलन, एक तरीके से आप देखिए तो बेलन आप कैसे बना सकते हैं, बेलन को कैसे मैथ में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, बेलन का मतलब जैसे ये आपका एक बेलन है, बेलन का मतलब उसके जो हैंडल होते हैं उनको आप काउंट मत करो, वो सुविधा के लिए है, ये बेलन है। ठीक है, ये बेलन को मान लीजिए ठोस बेलन है, इसको आपको परिभाषित करना है तो आप कैसे परिभाषित करोगे। ठीक है, तो उसको अपन 3 पृष्ठों से परिभाषित कर सकते हैं। पहला जो पृष्ठ होता है वो होता है रो इक्वल टू C1। रो इक्वल टू C1 होता है, ये खोखला बेलनाकार पृष्ठ होता है। सबसे पहले आपने खोखला बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। सबसे पहले आपने किसकी कल्पना की है, एक खोखले बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है। सबसे पहले देखिए ये आपका एक खोखला बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, ये खोखला बेलनाकार पृष्ठ, ध्यान दीजिए ये खोखला बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, इसकी त्रिज्या अपन ने मान ले रो है, इसकी त्रिज्या कितनी है, रो है। तो रो इक्वल टू C1 आपका एक खोखला बेलनाकार पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या रो है। ठीक है, रो इक्वल टू C1 एक खोखला बेलनाकार पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या रो है। तो ये अपन ने z अक्ष के रूप में मान लिया कि ये z अक्ष है। ठीक है, कार्य निर्देश तंत्र से इसका संबंध भी देख लेते हैं। ये z है, मान लीजिए ये x है, ये y है। तो रो इक्वल टू C1 आपका एक खोखला बेलनाकार पृष्ठ होता है, खोखला बेलनाकार पृष्ठ होता है ये रो इक्वल टू C1। ये है रो इक्वल टू C1। रो इक्वल टू C1 एक खोखला बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, रो है, जिसकी त्रिज्या क्या है, रो। ठीक है, अब इस बेलन को जैसे अपन को भरना है, इस बेलन को आपको भरना है तो आप एक क्या करिए, एक रो चौड़ाई का एक पृष्ठ लीजिए जिसकी चौड़ाई कितनी हो, रो हो। ठीक है, और इसकी रो चौड़ाई का मतलब ये वाली जो चौड़ाई है वो रो चौड़ाई का आपने एक समतल पृष्ठ ले लिया और उस समतल पृष्ठ को आपने यहाँ पर z अक्ष पर लगा दिया। उस समतल पृष्ठ को z अक्ष पर लगा दिया, इसको बोलते हैं, इस पृष्ठ को phi इक्वल टू C2। क्या बोलते हैं इस पृष्ठ को, phi इक्वल टू C2। तो ये phi इक्वल टू C2 जिसकी चौड़ाई रो है, जिसकी चौड़ाई क्या है, रो है, उसको यहाँ पर लगा दिया और 0 से 2 पाई एक पूरा सर्कल घुमा दोगे तो ये बेलन भर जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलन भर जाएगा। तो यहाँ लगाकर 0 से 2 पाई पूरा घुमा दीजिए, बेलन भर जाएगा। तो phi इक्वल टू C2 क्या होता है, एक z अक्ष पर लगा हुआ एक समतल होता है
जेड एक्स पर लगा हुआ एक समतल होता है जिसकी लिमिट कहां से कहां तक होती है, 0 से 2 पाई, यानी कि पूरा चक्कर घुमाने पर बेलन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ϕ = होता है। और तीसरा जो चर होता है ये होता है z = c3। z = c3 क्या है, ये मूल बिंदु से z दूरी पर स्थित वृत्ताकार पृष्ठ, ये होता है z = c3। ये z = c3 है, मूल बिंदु से z दूरी, ये z दूरी है, यहाँ से z है मान, तो मूल बिंदु से z दूरी पर स्थित वृत्ताकार पृष्ठ होता है, ये z = c3 होता है। और ϕ = c2 क्या होता है, ये ϕ = c2 है, देखिए ये ϕ = c2 है, ये ϕ = c2 पृष्ठ है, ϕ = c2। तो ϕ = c2 को अगर अपन यहाँ से यूं घुमा देंगे तो आपका जो बेलन है वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो ये बेलन का मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, और ज्यादा जो है वो फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता रखा है। ठीक है, नहीं भी किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा रखा है तो वो दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि फाइव क्या होता है, ये पृष्ठ होता है। ठीक है, रोटेट करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर दिगंती सममिति का मतलब क्या है, दिगंती सममिति का मतलब है कि जैसे आपके पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को आप उस साइड में से किसी भी तरीके से घुमा दीजिए, वो आपको समान दिखाई देती है, तो उसको दिगंती सममिति बोलते हैं। साइड में से किसी भी तरीके से घुमा दीजिए, वो आपको समान दिखाई देती है, तो वो उसको दिगंती सममिति कहते हैं। जैसे आपने एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने कोई डीवीडी प्लेयर ले लिया मान लो। ठीक है, डीवीडी जो कैसे होती है ना, उसको बिल्कुल अपन ने घुमा दिया, कहीं से देखो समान दिखाई देगी। कोई बॉल ले लीजिए, बॉल को घुमाएंगे तो बिल्कुल समान, हालांकि बॉल जो है वो गोल ही सेंटर के अंदर आ जाएगी, लेकिन वो भी उसके अंदर भी एजियोमेट्रिक सिमेट्रिक यानी कि दिगंती सममिति रहती है। ठीक, उसके अंदर भी रहती है। ठीक है, और भी अपन कोई ले सकते हैं, जैसे कोई पहिया ले लो तो उसको भी अपन घुमाएंगे तो वो भी उसमें भी दिगंती सममिति होती है। तो उसको अपन किधर से घुमा लें, ठीक है, चाहे इधर तो, और ये भी है चाहे आप इधर लेफ्ट वो क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है, वो क्या रहेगी, सेम दिखाई आपको देगा। तो इसलिए जो आपके पास फाइव दो टर्म थे, सी साइन एन फाइव और डी कॉस एन फाइव, इसलिए अपन में जो है आप एक टर्म देख लीजिए, आपके पास ϕ = c2 पृष्ठ होता है, एक ही कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप फाइव की वैल्यू जैसे आपने 0 रख दी, तो इसमें 0 में क्या मान आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपके पास एक टर्म नहीं मिलेगी, आपको केवल एक ही टर्म मिलेगी। तो ये बिल्कुल डी भी यहाँ पे कांस्टेंट ही है और चीज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इनमें से आपको दोनों में से एक टर्म को हटानी पड़ेगी, कोई सी भी हटाओ, चाहे आप इसको हटाओ चाहे आप इसको हटाइए। ठीक है, तो अपन ने जैसे साइन वैल्यू को हटा दिया। ठीक है, तो आपके पास इसलिए जो एक कांस्टेंट है ठीक उसके लिए 0 लिया था, इसे दिगंती सममिति कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। टॉपिक नंबर 2 का फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जो है टॉपिक नंबर 2 का दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे।